बशर अल असद अपने देश से भाग गए। हां, आपने सही सुना। 2 दशकों से अधिक समय तक सीरिया पर शासन करने वाले नेता, जिसकी कार्रवाइयों ने हाल के इतिहास के सबसे खूनी और विवादास्पद अध्यायों को चिह्नित किया, ने सत्ता गंवा दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक अडिग शासन अचानक एक ही पल में ढह जाता है तो क्या होता है? इससे असल में किसे फायदा होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे क्या होगा। यह इस विषय पर हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो इसे देखने की सलाह दी जाती है। वहां हमने पिछले दिनों की सभी घटनाओं के बारे में चर्चा की। हमने समझाया कि सीरियाई क्षेत्र में यह तेज हमला कैसे हुआ, कौन कौन से समूह इस हमले की अगुवाई कर रहे थे और क्षेत्रीय व वैश्विक शक्तियों के छिपे हुए हित क्या थे। यह सब कैसे आपस में जुड़ा है, यह देखना वाकई हैरान करने वाला है। मैं ऊपर और विवरण में लिंक छोड़ दूंगा ताकि आप बाद में देख सकें। अब बिना किसी और देरी के चलिए उस ऐतिहासिक पल में डूबते हैं जो मध्य पूर्व को बदल रहा है और शायद दुनिया को भी। सब कैसे हुआ यह समझने के लिए चलिए कुछ घंटे पीछे चलते हैं। रविवार की सुबह थी जब पहली अफवाहें फैलनी शुरू हुईं। विपक्षी बलों ने दमिश्क, सीरिया की राजधानी, पर कब्जा कर लिया था और देश को बशर अल असद के शासन से मुक्त घोषित कर दिया था। यह खबर अवास्तविक लग रही थी। आखिरकार असद का शासन 13 साल से भी ज्यादा की भीषण गृह युद्ध के बावजूद टिका रहा था, रूस और ईरान जैसे शक्तिशाली सहयोगियों के समर्थन के साथ। लेकिन उस समय कुछ अलग था। शुरुआती रिपोर्टें उलझन भरी थीं। अफवाहें थीं कि बशर अल असद शहर से भाग गए हैं, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं था कि वह कहां गए हैं। हालांकि यह झांक था कि शासन के प्रति वफादार सैनिक बड़ी तादाद में अपनी पोस्टें त्याग रहे थे। दमिश्क, जो लंबे समय तक सरकार के पूर्ण नियंत्रण में था, अब गिर गया था। और जैसे ही राजधानी पर सूरज उग रहा था, निवासी जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए। हवा में गोलियों की आवाज, गीत और हॉर्न की आवाज ने पूरे शहर को घेर लिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ एक हफ्ता पहले असद की सरकार मजबूत लग रही थी और सीरिया के बड़े हिस्से पर उसका नियंत्रण था। लेकिन तभी विपक्षी ताकतों के एक गठबंधन ने एक जबरदस्त हमला शुरू किया, जिसे ऑपरेशन डिस्सुआसाउ द अग्रेसाउ कहा गया। हयात तहरीर अल शाम जीटीएस समूह के नेतृत्व में और तुर्की गुटों के समर्थन से यह हमला इदलिब क्षेत्र में शुरू हुआ, जो तेजी से अलेप्पो, हामा और आखिरकार दमिश्क तक पहुंच गया। इस तीव्र हमले ने सर्वाधिक अनुभवी विश्लेषकों को भी चौंका दिया। दमिश्क के एक निवासी ने स्थिति का अच्छा वर्णन करते हुए कहा कि यह ऐसा था जैसे ताश के पत्तों का महल ढहता हुआ देखना। लेकिन आखिरकार बशर अल असद के साथ वास्तव में क्या हुआ? शनिवार रात को दमिश्क को स्वतंत्र घोषित करने के कुछ घंटों बाद ही सब कुछ शुरू हो गया था। सीरियाई राष्ट्रपति अचानक लापता हो गए। सीरियाई प्रधानमंत्री मोहम्मद गराजी अल जलाली के अनुसार असद और रक्षा मंत्री के साथ संपर्क टूट गया था। शासन के करीबी सूत्रों का कहना है कि वह दमिश्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश छोड़कर चले गए, जो अभी भी सेना के नियंत्रण में था। हालांकि थोड़ी ही देर बाद विपक्षी बलों ने उस स्थान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। असद के पलायन ने सीरिया में अल असद परिवार के 50 साल से अधिक के शासन का अंत किया। 1970 से जब हाफिज अल असद ने सत्ता संभाली, देश पर लोहे की मुट्ठी से शासन किया गया, जिसमें किसी भी विरोध को कुचलने के लिए क्रूर दमन, यातना और यहां तक कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन डर और हिंसा की इस विरासत के बावजूद बशर अल असद के सत्ता में अंतिम घंटे उनके समर्थन आधार के पूरी तरह से ढह जाने से चिह्नित थे। सैनिक बड़ी संख्या में भाग गए, अपने हथियार छोड़ दिए और विद्रोहियों के पहुंचने से पहले ही भाग निकले। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार यहां तक कि वे सेनाएं भी, जो गोलान की पहाड़ियों के पास कुनैत्रा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों की रक्षा कर रही थीं, अपने पोस्ट छोड़ रही थीं। और अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी।
पूरी तरह से तबाह हो चुकी सीरिया शासन को बनाए रखने के लिए कैप्टागॉन नामक उत्तेजक ड्रग के अवैध व्यापार पर निर्भर थी। इससे जनता का समर्थन और भी कम हो गया, क्योंकि आम लोग जीवित रहने के लिए बेहद कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। सेना में भी असंतोष स्पष्ट था। वे अब उस सरकार के लिए लड़ना नहीं चाहते थे जिसने उन्हें निराश किया था। अब बड़ा सवाल यह है कि असद कहां गए। अफवाहें हैं कि वह किसी मित्र देश में है, पर किसी सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। क्या वह रूस गए होंगे या शायद ईरान? अभी तक किसी को ठीक से पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि असद के पतन ने विश्वव्यापी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। तुर्की में विदेश मंत्री हाकान फिदान ने घोषणा की कि यह सीरियाई विपक्ष को एकजुट करने और आतंकवादी समूहों को सत्ता के शून्य का फायदा उठाने से रोकने का एक अवसर है। यह स्पष्ट है कि तुर्की विपक्षी समूहों का समर्थन करता है और अब वह सीरियाई क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने ईरान के एक प्रमुख सहयोगी के पतन पर खुशी मनाई। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया, यह कहते हुए कि असद शासन का पतन ईरान, हिजबुल्लाह और अन्य प्रो ईरानी समूहों द्वारा बनाई गई तथाकथित प्रतिरोध की रेखा को कमजोर करता है। ईरान में परिस्थितियां वो एकदम भिन्न हैं। असद मध्य पूर्व में ईरानी प्रभाव के स्तंभों में से एक थे। उनके बिना ईरान को इजराइल को घेरने और क्षेत्र में शक्ति दिखाने की रणनीति में एक महत्वपूर्ण सहयोगी खोना होगा। सीरियाई शासन का पतन ईरानियों के लिए विनाशकारी झटका था, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और रूस, खासकर पुतिन, जिन्होंने असद की जीवित रहने में भारी निवेश किया था, लगता है कि वे भी हैरान रह गए। रूसी सरकार ने पुष्टि की कि असद ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है, परंतु उन्होंने कड़ी बयानबाजी से परहेज किया। यह दिखाता है कि सीरिया में रूस की भागीदारी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है, खासकर यूक्रेन युद्ध से हुई थकावट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में गिरावट के कारण। फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे अन्य देशों ने सतर्कता जताई है। असद का पतन एक सकारात्मक घटना मानी जा रही है, किंतु यह भय है कि सीरिया और अधिक अराजकता एवं अस्थिरता का शिकार हो सकता है। आखिरकार अब देश पर कौन शासन करेगा? यही प्रश्न सभी पूछ रहे हैं। यहां हम आपको सबसे संभावित परिदृश्यों के बारे में बताएंगे। सीरिया 3 मुख्य शक्ति खेमों में विभाजित है। पहला, विपक्षी बल जो हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में है, जो अब देश के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं, जिसमें राजधानी भी शामिल है। दूसरा, कुर्द जो अमेरिकी समर्थन से देश के उत्तर पूर्व में नियंत्रण रखते हैं। तीसरा, तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने वाले और ईरान समर्थित अलावी बल। ये सभी विखंडन शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण को कठिन बनाते हैं। कई भू राजनीतिक विश्लेषक एक जोखिम के प्रति आगाह करते हैं। असद का पतन आंतरिक संघर्षों के नए दौर की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि विपक्षी समूहों में प्रतिद्वंद्विता का इतिहास है। साथ ही सीरिया का पुनर्निर्माण एक विशाल चुनौती होगी। देश युद्ध से तबाह हो चुका है, अर्थव्यवस्था बर्बाद है और लाखों शरणार्थी दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बशर अल असद का पतन सीरिया के इतिहास में एक अंधेरे युग का अंत है, लेकिन यह अनिश्चितताओं से भरा एक नया अध्याय भी खोलता है। क्या सीरिया फिर से एकजुट हो पाएगा? क्या भविष्य में और अधिक विभाजन और संघर्ष होंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको यह विषय पसंद है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ें। वहां हम सैन्य दुनिया में होने वाली सभी ताजा खबरें साझा करते हैं। लिंक विवरण में है। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे का कंटेंट न मिस करें। अगली बार मिलते हैं।